हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पहले पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ इंक्लूजन कंपाउंड्स। हमने अभी तक समावेशन यौगिक अपने लास्ट वीडियोस में पढ़े थे। तो उन समावेशन यौगिक को हम कैसे बना सकते हैं? हम होस्ट के अणु का क्रिस्टलीकरण करते हैं गेस्ट के अणु की प्रेजेंस में, तो आपके इंक्लूजन कंपाउंड्स बन जाते हैं। क्योंकि गेस्ट के अणु जो है इंक्लूजन कंपाउंड होस्ट के अणु की जालक में, जब क्रिस्टलीकरण होता है तो उसकी जालक में वो एंट्रैप हो जाती है। ठीक है, तो जैसे अगर हमें यूरिया कॉम्प्लेक्सेस बनाने हैं तो यूरिया कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हॉट मिथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ यूरिया की मिथेनॉल में विलयन बना लेते हैं। उसका जो गर्म विलयन होता है उसको हम मिक्स करते हैं इसके साथ, मिक्सिंग हॉट मिथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ यूरिया विद गैस मॉलिक्यूल्स। गैस के अणु कौन से होते हैं? यूरिया के साथ स्ट्रेट चेन कंपाउंड होते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो स्ट्रेट चेन जो एल्केन्स होते हैं या कोई भी स्ट्रेट चेन वाले यौगिक जो होते हैं, स्ट्रेट चेन एल्केन्स जो होते हैं, उनकी मिथेनॉलिक सॉल्यूशन को हम यूरिया की मिथेनॉल की सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर देते हैं और फिर उसको हम ठंडा होने देते हैं। तो ठंडा होने पर उसका क्रिस्टलीकरण होगा तो यूरिया वाला इंक्लूजन कंपाउंड आपके पास बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से फिनोल के ग्लाइकोलेट बनाने हैं हमको, तो फिनोल का ग्लाइकोलेट्स कैसे बनाते हैं? हाइड्रोक्विनोन का हम क्रिस्टलीकरण करते हैं। जैसे आपको मान लीजिए किसी इनर्ट गैस के साथ करना है तो हाइड्रोक्विनोन का हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं इसमें अंडर हाई प्रेशर ऑफ इनर्ट गैस। जो भी इनर्ट गैस है, क्रेडिटन, ज़ीनॉन, या हाई प्रेशर के प्रेजेंस में गैस ले लेते हैं और उसके प्रेजेंस में हाइड्रोक्विनोन का क्रिस्टलीकरण करते हैं तो हमारे पास गैस के ग्लाइकोलेट्स बन जाते हैं। तो इस तरह से इंक्लूजन कंपाउंड जो होते हैं उनको हम इन मेथड से बना सकते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है कि होस्ट के अणु का हम क्रिस्टलीकरण करते हैं गेस्ट की प्रेजेंस में। अब हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ इंक्लूजन कंपाउंड्स। ये हमने इतने सारे तरह के इंक्लूजन कंपाउंड्स पढ़े, तो इंक्लूजन कंपाउंड्स क्यों बनते हैं, इनका क्या उपयोग है, ये हम आज पढ़ेंगे। समावेशन यौगिकों में क्या जो उपयोग है उसमें सबसे पहला हमने एक यौगिक पढ़ा था, स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स। एक तरह का इंक्लूजन कंपाउंड हमने पढ़ा था। तो ये किसमें काम आता है? एनालिटिकल केमिस्ट्री में। ये आपके कोर्स में भी है। इसका टाइट्रेशन जो है वो हम सेकेंड ईयर बीएससी सेकेंड ईयर में आप केमिस्ट्री में करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो आयोडीन के साथ हम टाइट्रेशन करते हैं उनको हम बोलते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में आयोडीन लिबरेट होती है तो आयोडीन का ब्राउन कलर होता है, लेकिन जैसे ही हम उसमें स्टार्च डाल देते हैं, स्टार्च डालने पर स्टार्च और आयोडीन मिलके गहरे नीले रंग का कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। वो क्या है? स्टार्च और आयोडीन का समावेशन यौगिक। तो उससे गहरा नीला रंग आ जाता है, फिर हम उसमें और सॉल्यूशन कुछ डालते हैं तो उससे कलर उसका चेंज हो जाता है। तो ये एक तरह का सूचक होता है। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स जो है ये इंडिकेटर के जैसे काम करता है।
दूसरा यूज है रेजोल्यूशन ऑफ मिक्सचर्स। कुछ यौगिकों के मिश्रण आपके पास है, उनको अलग करने के लिए भी हम इंक्लूजन कंपाउंड्स का यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे यूरिया कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये हमने पढ़े थे कि यूरिया किसके साथ इंक्लूजन कंपाउंड बनाता है? स्ट्रेट चेन एल्केन्स के साथ। यूरिया स्ट्रेट चेन एल्केन्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो हमारे पास जो पेट्रोलियम से हमारे को हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं, तो उसमें ब्रांच और अनब्रांच दोनों तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं, ब्रांच एंड अनब्रांच। सीधी श्रृंखला वाले भी होते हैं और शाखित वाले भी होते हैं। दोनों तरह के हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को मैं ऐसे लिख रही हूँ, तो दोनों तरह के हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम से हमको मिलते हैं। तो उन दोनों को अगर हमको अलग करना है तो हम क्या करते हैं, उनका यूरिया का क्रिस्टलीकरण उनकी प्रेजेंस में कराएंगे। तो यूरिया क्या करेगा, अनब्रांड या सीधी श्रृंखला वालों के साथ इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स बना लेगा, समावेशन यौगिक बना लेगा, लेकिन ब्रांच के साथ नहीं बनाएगा। और अगर हम जब फ्यूल की ईंधन के लिए काम में लेते हैं तो हाइड्रोकार्बन लेते हैं, ईंधन के लिए ब्रांच हाइड्रोकार्बन ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उसकी फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो अगर आपके पास ब्रांच और अनब्रांच, शाखित और अशाखित या सीधी श्रृंखला वाले और शाखित हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण है, तो उनको हम अलग करने के लिए उनका यूरिया कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो यूरिया क्या करेगा, सीधी श्रृंखला वालों के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा और अशाखित वाले या शाखित श्रृंखला वाले जो यौगिक हैं उनके साथ नहीं बनाएगा। तो इस तरह से हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, इन दोनों को अलग कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से सिस और ट्रांस आइसोमर्स को भी हम अलग कर सकते हैं, इसको भी यूरिया कॉम्प्लेक्स से कर सकते हैं। जैसे सिस वाले यौगिक कैसे होते हैं, CH3CCCH। तो ये एक तरीके सीधी श्रृंखला के हो गए, लेकिन ट्रांस में क्या होगा, ब्रांच हो जाते हैं। तो सिस और ट्रांस को भी हम यूरिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना के इनको अलग कर सकते हैं। इसी तरह से फैटी एसिड जो होती है, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, असंतृप्त और संतृप्त फैटी एसिड्स को भी हम कॉम्प्लेक्स इंक्लूजन कंपाउंड बना के अलग कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे तीसरा इसका जो यूज है। पहला यूज हो गया इंडिकेटर के फॉर्म में, दूसरा मिश्रण को अलग करने के लिए, और तीसरा जो है स्टोर करने के लिए। पदार्थों को अगर हमको स्टोर करना है तो कुछ पदार्थ होते हैं जो नॉर्मली अगर आप उसको रखोगे तो वो खराब हो जाते हैं, लेकिन अगर हम उसको इंक्लूजन कंपाउंड के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं तो वो खराब नहीं होते। तो जैसे थर्ड इसका स्टोरिंग ऑफ सब्सटेंसेस। पदार्थों को हम उनका समावेशन यौगिक बना के उसको स्टोर करके इकट्ठा करके रख सकते हैं, और जब हमको काम में लेना है तब हम उसको यूज कर सकते हैं। तो स्टोर करने के लिए, सब्सटेंसेस को स्टोर करने के लिए, जैसे ओलिक एसिड है, ओलिक एसिड को आप एक तरह का फैटी एसिड है, अनसैचुरेटेड है, इसको अगर हम रख देंगे तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये खराब हो जाता है, ऑटो ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसलिए हम इसका क्या करते हैं, हम इसका इंक्लूजन कंपाउंड बना लेते हैं और इंक्लूजन कंपाउंड के फॉर्म में इसको रखते हैं, तो ये प्रोटेक्टेड रहता है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। इसी तरह से विटामिन ए है और बहुत सारे पॉली अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, इन सब में क्या होता है, ये सब फोलिक एसिड के साथ, हमने पढ़े थे फोलिक एसिड इंक्लूजन कंपाउंड,
फोलिक एसिड या साइक्लोडेक्स्ट्रिन, इनके साथ इनका इंक्लूजन कंपाउंड बना के इसको स्टोर करके रखते हैं। अगर हम इंक्लूजन कंपाउंड नहीं बनाते हैं तो ये विटामिन ए और ऐसे जो कंपाउंड हैं ये प्योर स्टेट में अगर हम इनको ऐसे ही छोड़ दें तो इनका भी ऑटो ऑक्सीडेशन हो जाता है। जो वायु की ऑक्सीजन है उससे उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो यौगिक खराब हो जाता है। तो हम इनको इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। इसी तरह से गैसेस को भी हम फ्लैटरेट के रूप में, जो इनर्ट गैसेस होती हैं या कोई सी भी गैस होती है उसको हमको हाई प्रेशर पे सिलेंडर में भर के रखना पड़ता है, उसकी बजाय हम उनको उनके फ्लैटरेट, फिनोल फ्लैटरेट के रूप में भी हम उनको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है। तो इंक्लूजन कंपाउंड्स जो होते हैं वो सब पदार्थों को स्टोर करने के लिए भी काम आता है। और चौथा इसका जो यूज है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ये काम होता है हमारी बॉडी के अंदर। हमारी जो बॉडी के अंदर सेल होते हैं, सेल के अंदर जो पदार्थ एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं, जैसे इंटेस्टाइन होता है, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जब एब्जॉर्प्शन होता है फैट्स का तो क्या होता है, सेल वॉल के सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो पास होती है चीज़ें वो इंक्लूजन कंपाउंड के रूप में पास होती है। जैसे इंटेस्टाइन में जो हमारे बाइल सॉल्ट होते हैं, बाइल एसिड के सॉल्ट होते हैं, वो फैटी एसिड के साथ इंक्लूजन कंपाउंड बना देते हैं। ठीक है। और फिर उनका इंटेस्टाइन के वॉल के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इंटेस्टाइन की वॉल के थ्रू जो कंपाउंड्स जाते हैं इंटेस्टाइन से बाहर या इंटेस्टाइन के अंदर, वो इंक्लूजन यौगिक के रूप में जाते हैं। तो जो फैट्स का एसिमिलेशन होता है, फैट्स का एब्जॉर्प्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो इस तरह से होता है। इंटेस्टाइन में जो वाइट सॉल्ट्स होते हैं वो फैटी एसिड के साथ, फैट्स की जो वसा जो होती है उनकी फैटी एसिड के साथ, वसा अम्ल के साथ ये इंक्लूजन कंपाउंड बना लेते हैं। फिर उसका ट्रांसफर होता है, उस इंक्लूजन कंपाउंड जो है वो इंटेस्टाइन की दीवार के थ्रू पास हो जाता है। और लास्ट इसका यूज है जो आपकी साइक्लोडेक्स्ट्रिन होते हैं, साइक्लोडेक्स्ट्रिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, साइक्लोडेक्स्ट्रिन इंक्लूजन कंपाउंड जो होते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस में कैटालिसिस के फॉर्म में यूज होते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शंस को कैटेलाइज करने में एज कैटलिस्ट के यूज होते हैं। तो आज हमने ये सब पढ़ा, इंक्लूजन कंपाउंड्स को आप किस तरह से बनाते हैं और उसके क्या क्या यूजेस हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।